तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ये देखिए, अरबों के आक्रमण को लेकर के ये हमारा भाग 2 है। अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था, तो अरबों का भारत पर यानी 712 एडी में जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उससे पहले भी आक्रमण बहुत सारे हो जाते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, अरबों के आक्रमण को लेकर के पार्ट 2 है, लेकिन इससे पहले मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के जो स्रोत थे उनको लेकर के और बाकी सब चीज़ों को लेकर के हम क्लास ऑलरेडी हमारी हो ही चुकी हैं। आपको पता ही है कि क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, क्लासेस जो हमारी हैं जो चल चुकी हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण, ये पार्ट 2 है। अरबों के आक्रमण को लेकर के पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट पहले ही आ चुका है एक, जिसमें हमने इस्लाम, ठीक है, इस्लाम के पहले 4 खलीफाओं के बारे में बात करी थी कल। ठीक है, इस्लाम के पहले 4 खलीफा, इस्लाम के पहले पहले 4 खलीफा। ठीक है जी, पहले 4 खलीफा जो थे उनके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, जिनमें पहले अबू बकर आते हैं। ठीक है, अबू बकर, याद रखना, अबू बकर, अबू बकर आते हैं, उमर आते हैं, उस्मान आते हैं। ठीक है, उस्मान आते हैं और अली आते हैं। देखिए, ये जो थे ये इस्लाम के पहले 4 खलीफा थे, जिनके विषय में हमने अभी चर्चा करी थी पिछली वाली क्लास में। जब ये खलीफा बने अबू बकर, तो ये उस समय कितने जब मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हुई थी, तो उसकी उनकी मृत्यु के बाद ये खलीफा बने थे। 32 में ये खलीफा बने। ठीक है, कितने में 632 एडी में, 632 एडी में ये खलीफा बने। और ये कब तक रहे थे जी? ये रहे थे 632 से लेकर के 634 एडी तक ये खलीफा रहे। ठीक है, ये खलीफा बने थे। शासनकाल मैं कल बता चुका हूँ। लेकिन ये जो खलीफा बने, जब दूसरे खलीफा बने, ये वाले उमर जब खलीफा बने, इनके शासनकाल में, क्योंकि इनका शासनकाल 634 से लेकर के 644 एडी तक इनका शासनकाल चलता है, यानी ये खलीफा बने थे इस्लाम के। दूसरे खलीफा थे ये 634 से लेकर के 644 एडी तक ये दूसरे खलीफा बने। और इन्हीं के समय में भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया गया था। और इसी समय भारत के लोग अरबों के यानी इस्लाम के संपर्क में आए। ठीक है, अभी बात करेंगे हम। चलिए, तो ये मैं बता चुका हूँ, इसको मैं दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो आप पिछली क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। अरबों की आक्रमण की जानकारी का जो हमें सबसे प्रमाणिक जानकारी जो हमें मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? देखिए, अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी जो हमें मिलती है, जानकारी मिलती है हमें चचनामा से। कहाँ से मिलती है? चचनामा, चचनामा से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है जी? चचनामा से। चचनामा ये अरबी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी। ठीक है, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, इसकी जो भाषा थी वो अरबी थी, और लेखक था इसका अज्ञात, अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी ये। अज्ञात लेखक, पता ही नहीं था किसने लिखा था, अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी ये। बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। ठीक है, बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया था अबू बकर कुकी ने, अबू बकर कुकी के द्वारा इसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, फारसी जो अनुवाद किया गया था इसका, फारसी अनुवाद, ठीक है, फारसी अनुवाद, इस पुस्तक का फारसी अनुवाद अबू बकर कुकी के द्वारा, बकर अबू बकर कुकी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। किसके शासनकाल में? उस समय नासरुद्दीन, ठीक है, नासरुद्दीन ख्वाजा का शासनकाल था भारत पे। यानी उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी भारत में, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। क्योंकि 1206 में, अभी आप पढ़ोगे आगे कि 1206 में किसकी मृत्यु हो जाती है? 1206 में मृत्यु होती है मोहम्मद गोरी की। किसकी होती है जी? मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद गोरी के जीते हुए क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है। इसके 3 प्रमुख गुलाम होते हैं मोहम्मद गोरी के। एक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक।
एक होता है नासिरुद्दीन क्वाचा, एक होता है यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज। ये तीन महत्वपूर्ण गुलाम होते हैं और बेटे की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने कहा था कि होंगे किसी भी शासक के एक या दो या पाँच या छः बेटे हो सकते हैं, मेरे पूरे 12,000 बेटे हैं। यानी इसने कहा था कि मेरे कम से कम हजारों बेटे हैं, जितने भी गुलाम हैं सभी मेरे बेटे हैं, सभी को अपने बेटों की तरह रखता था, सभी को अपने बेटों की तरह पालता था। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसके जीते हुए क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली सल्तनत पर बैठा। नासिरुद्दीन क्वाचा और ताजुद्दीन यलदौज, इन्होंने अफगान और सिंध वाला प्रदेश इन्होंने ले लिया था। तो उसी के समय में नासिरुद्दीन क्वाचा के शासनकाल में अबू बकर कुकी के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया था, और ये अरबों के आक्रमण का सबसे प्रामाणिक जानकारी का स्रोत है कि अरबों ने भारत पर किस तरीके से आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए, अरबों का सिंध पर आक्रमण। तो सिंध का अभियान, तो देखते हैं सिंध के अभियान को लेकर के, चलिए शुरू करें। देखिए, अरबों का सिंध अभियान, अरबों का सिंध अभियान, अरबों का सिंध अभियान। ठीक है, अरबों का सिंध अभियान कैसे हुआ, देखिए। सिंध अभियान की बात करें तो अरबों ने भारत पर अभियान करने के समय, जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय भारत आने के लिए 4 मार्गों का इन्होंने प्रयोग किया। कितने मार्गों का? 4। ठीक है, अरबों ने 4 मार्गों का प्रयोग किया था। ठीक है, 4 मार्गों का उपयोग किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, अरबों ने 4 मार्गों का इस्तेमाल किया था। इन 4 मार्गों में बात करें तो एक में थी हैबर घाटी। ठीक है, 4 मार्ग कौन से थे, इसलिए मैंने यहाँ 4 मार्ग लिखे थे, क्योंकि इधर मुझे लिखना था, इसलिए मैं 4 मार्ग लिखे थे मैंने। ठीक है, जरा 1 मिनट, बस थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए हमें, थोड़ा 1 मिनट। ठीक है, अभी आते हैं जरा हम। ठीक है, माफ कीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट ली थी आपकी। ठीक है, देखिए। यहाँ पर इन्होंने 4 मार्गों का इस्तेमाल किया। अब ये 4 मार्ग कौन से थे, तो इनमें पहला आता है हैबर घाटी। कौन सा है? हैबर घाटी। ठीक है, हैबर घाटी। भारत आने के लिए अरबों ने इसका भी इस्तेमाल किया था, हैबर घाटी। अभी पता होगा कहाँ पे कौन सा पड़ता है हैबर घाटी। ठीक है, 4 मार्ग थे, हैबर घाटी। एक था इनमें बोलन घाटी। कौन सा था? बोलन घाटी, बोलन घाटी। ठीक है, एक तो था इनमें मकरान तट, मकरान तट। एक मकरान तट था, और इसी के साथ साथ एक जलीय मार्ग था, समुद्री मार्ग के साथ साथ आए। ठीक है, मकरान तट, और चौथा जो मार्ग था इन्होंने अपनाया था, वो मार्ग अपनाया था कौन सा? समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग। ठीक है, समुद्री मार्ग यानी जलीय मार्ग का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 4 मार्गों का प्रयोग किया, हैबर घाटी, बोलन घाटी, मकरान तट और समुद्री मार्ग। इन 4 मार्गों का इन्होंने उपयोग किया था। इन 4 रास्तों से भारत आए। भारत आकर के इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए। इन्हीं 4 रास्तों से युक्त होकर के इन्होंने बार बार लगातार आक्रमण करते गए। और मैंने कल भी बताया था लास्ट समय पे कि भारत पर अरबों का आक्रमण 712 में नहीं हुआ था। 712 में तो सफल हुआ था, लेकिन सफल तो नहीं माना जाएगा भाई। यहाँ मान सकते हैं कि मीर कासिम ने बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, लेकिन दूसरा आक्रमण भी तो हुआ था।
644 एडी में जो दूसरा आक्रमण हुआ था, ठीक है, 644 में एक हुआ था, 636 में, फिर 644 में हुआ था, फिर 658 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 656 में हुआ था, उसके बाद फिर 658 में हुआ था, सॉरी 658 में, उसके बाद 661 में हुआ था, उसके बाद फिर 708 में एक आक्रमण हुआ था, फिर 708 के बाद 711 में हुआ था, फिर एक बार फिर 711 में हुआ था, जब जाकर के 712 में हुआ था। तो ये आक्रमण आप देखेंगे, अभी आप आक्रमण पढ़ोगे इस चीज को लेकर के, मैंने कल बताया था 712 में अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। चलिए 4 मार्गों के इन्होंने प्रयोग किया, हैबर घाटी, बोलन घाटी, मकरांतरण और समुद्री मार्ग का इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये तीनों स्थलीय मार्ग थे। कौन से थे? स्थलीय मार्ग। तो पूछा जाए तो याद रखना, स्थलीय मार्ग जो थे, स्थलीय मार्ग वो कौन से थे? स्थलीय मार्ग थे हैबर घाटी, बोलन घाटी, मकरांतरण। एक था जलीय मार्ग। तो इन्हीं सबों से, ठीक है, इनके साथ इन्होंने, और ये सभी देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, हिंदू कुश पर्वतमाला के पास वाले क्षेत्र में पड़ते हैं ये, यहीं पर से आकर के इन्होंने बार बार आक्रमण किए। चलिए ठीक है, अरबों के आक्रमण करने से पहले हम एक बार इनके संबंध देख लेते हैं कि भारतीयों के साथ अरबों के किस प्रकार से संबंध थे। आक्रमण करने से पहले देखिए, जब अरबों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया तो उससे पहले भारतीयों के साथ अरबों के अच्छे संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। क्या से थे? व्यापारिक संबंध थे। लेकिन जब भारत पर इन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण जो हुआ था 712 में, 712 एडी के बाद अरबों के भारत से संबंधों के साथ थोड़ी खटास हो गई थी। यानी 712 में जब इन्होंने आक्रमण किया तो उसी समय भारत ने अरबों से व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग, क्योंकि मैंने बताया था कि जब पहला आक्रमण होता है असफल आक्रमण, उस असफल आक्रमण में इस्लाम जो है भारत में आ जाता है और भारतीय लोग इस्लाम के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से जो व्यापार होता था, व्यापारिक संबंधों की बात करें तो अरब के साथ जो भारत का व्यापार होता था उसके लिए कुछ प्रमुख बंदरगाह थे, जैसे कि थाना यानी मुंबई का एक बंदरगाह था, खंबात का बंदरगाह, देवल बंदरगाह, ठीक है, सोपारा का बंदरगाह, कुल्ली मल्ली का बंदरगाह और मालाबार का तट, मालाबार बंदरगाह के नाम से जानते थे। मालाबार तट से, यहाँ से अरबों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। यहाँ से जहाज़ों से यानी सामानों से भरे हुए जहाज अरब जाते थे। ठीक है, जैसे देवल बंदरगाह था, देवल बंदरगाह, ठीक है, देवल बंदरगाह, थाना बंदरगाह, सोपारा, मालाबार, कोल्ली मल्ली, इन बंदरगाहों से, ठीक है, इन बंदरगाहों से सामानों से भरे जहाज, सामानों से भरे जहाज अरब जाते थे। लेकिन 712 के आक्रमण के बाद ये व्यापारिक संबंध पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। भारत ने इनको समाप्त कर दिया गया और इनके व्यापार यहाँ से बिल्कुल एकदम ठप कर दिया, भारत के द्वारा इनका व्यापार को ठप कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। अब देखना जी, यहाँ से आपको स्टार्टिंग से सिनेरियो चलेगा। पहले मैं बता देता हूँ कि भारत पर अरबों ने 15 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया था आप इसको नोट करके चाहो तो डाउन कर लेना। भारत पर अरबों ने 15 बार आक्रमण किया। ठीक है, कब से शुरू करते हैं ये? 636 एडी से, 636 एडी से यानी ईसवी से। मैं बार बार एडी लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज ना हो। 636 ईसवी से 712 तक, ईसवी तक 15 आक्रमण हो चुके थे। ठीक है, 712 ईस्वी तक, जब मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम भी लिखा था वहाँ पे, जब मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम भारत आया तो उस समय तक 14 आक्रमण हो चुके थे। मीर कासिम 15वें अभियान के साथ आया था, जिसके साथ बहुत सारे सैनिक थे। कुछ सिंध के भी, सिंध का तो शासक उस समय दाहिर था, मकरान का शासक था, उसने भी इसका साथ दिया था। वहाँ के कुछ जाट जाति थी, उन्होंने भी इसका साथ दिया था।
कुछ वहाँ के सिंध के ब्राह्मण थे जो इससे नाराज थे, सिंध वाले से सिंध के शासक दाहिर से नाराज थे, उन्होंने इसका साथ दिया था। कुछ बौद्ध भिक्षु थे जो दाहिर से परेशान थे, उन्होंने भी इसका साथ दिया था। तो कुछ और भी जातियां थी जिन्होंने दाहिर का साथ दिया। तो दाहिर को भारत से भी शक्ति दी गई थी, भारत से कुछ सहारा दिया गया था, कुछ सहयोग दिया गया था, भारतीय लोगों के द्वारा इनको सहयोग दिया गया था और ये जीतने में सफल हुआ था सिंध को। सिंध को इसने जीता, बाद में बहुत सारे क्षेत्रों तक आता है, गुजरात तक भी आता है ये। ऐसा मानते हैं कि बाद में गुजरात तक आया था, मुल्तान को कब्जे में लिया था और 714 में वापस चला गया था। 712 तक तो यहाँ रहा था और 714 में वापस चला जाता है। और उसी समय दाहिर की दो पुत्रियां होती हैं, अभी बात करेंगे इसको लेकर के। दाहिर की पुत्रियां होती हैं, एक का नाम होता है परमल देवी, ठीक है, एक का नाम होता है सूर्यमल देवी। सूर्यमल देवी, देखिए आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है, निश्चित ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़िए, एक बार देखिए, ठीक है, जुड़ कर देखिए आप हमारे साथ, आप क्लासों को हमारी कंटिन्यू कीजिए। इतिहास जो अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय लगती है आपको कि बहुत डरावना विषय है, बिल्कुल निश्चित ही आपको आसान कर दिया जाएगा, कंसेप्ट वाइज क्लियर किया जाएगा, जो भी टॉपिक होगा उसको क्लियर किया जाएगा। देखिए हम क्या होता है जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सीधा हम डायरेक्ट उस पर चले जाते हैं, फैक्ट पे, कि हाँ जी ये चीज़ें हमारी ये हैं, ये हुई थी। जैसे अभी किसी से पूछो भाई अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, तो सबको यही बताएंगे कि जी 712 में करे क्या था आक्रमण उन्होंने। 712 में किसी से पूछोगे आप इस्लाम का पहला शासक कौन था, पहला मुस्लिम शासक कौन था, मुसलमानों का पहला मुस्लिम शासक कौन था, अजी पता ही नहीं, मीर कासिम को बताते हैं आधे बच्चे। जबकि मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के पहले शासक थे, उन्होंने इस्लाम का उदय किया था। इस्लाम का उदय मक्का में होता है, ठीक है, अरब के रेगिस्तान में होता है। कल में क्लास हो चुकी है इससे पहले, उस पर नहीं जाएंगे टॉपिक पे दोबारा, ठीक है। चलिए 712 में इसको वापस बुला दिया जाता है, सुलेमान के द्वारा इसको मृत्युदंड दिया जाता है। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये 15 आक्रमण हुए थे 636 ईडी से 712 ईडी के बीच में 15 आक्रमण हो चुके थे। 15वां जो आक्रमण था, 15वां आक्रमण, ठीक है, 15वां जो आक्रमण था 15वां आक्रमण, ये जो आक्रमण था ये था आपके किसका आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इंटरेस्टिंग चीजें लगने लगी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 एडी में, ठीक है, अभी तक आपने यही पढ़ा था 712 एडी का, अब पढ़ेंगे आप, ठीक है। 6-7 तो मैं आपको यहीं पढ़ा दूंगा, देखिए अभी। चलिए शुरू करें। भारत पर पहला अरब आक्रमण, पहला आक्रमण, पहला आक्रमण, ठीक है, सन 636 एडी यानी ईस्वी। 636 ईस्वी में भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ। कब हुआ था जी? भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था 636 एडी में। और इस समय जो इस्लाम के खलीफा थे, यानी इस्लाम के जो खलीफा थे, ठीक है, इस्लाम के खलीफा, ठीक है, नाम था इनका उमर। उमर इस समय खलीफा थे इस्लाम के, और इन्हीं के शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ था और पहली बार भारत के लोग इस्लाम के संपर्क में आए, ठीक है। इसी समय, ठीक है, भारतीय लोग इस्लाम के संपर्क में आए संपर्क में आए, याद रखना इसे, ठीक है। 636 एडी में, और ये असफल आक्रमण था पहला, ठीक है, पहला असफल आक्रमण। आपने चीजें पढ़ी नहीं होंगी सामान्यतः ये चीजें। भारतीय लोग पहली बार इस्लाम के संपर्क में आए, इन्होंने जाना इस्लाम क्या होता है, इस्लाम का महत्व क्या है, इस्लाम क्यों, इस्लाम के बारे में ज़्यादा लोगों से चर्चा की जा रही है,
और भारतीय लोग यहीं पर सबसे पहले इस्लाम के संपर्क में आए। कौन से वाले क्षेत्र में? सिंध वाले क्षेत्र में, मालाबार वाले क्षेत्र में, यहाँ के लोग पहली बार से इस्लाम के संपर्क में आए। दूसरा आक्रमण की बात करें तो दूसरा आक्रमण सन 644 AD। उस समय इनके खलीफा ही बदल चुके थे। खलीफा जो बदल गए थे उस समय, खलीफा बने थे उस समय उस्मान। मैंने बताया ना, देखिए पहले आते हैं अबू बकर, दूसरे आते हैं उमर, तीसरे आते हैं उस्मान, चौथे आते हैं अली। तो इस समय जो खलीफा थे, खलीफा, ठीक है, उनका नाम था उस्मान। उमर खलीफा हट चुके थे, उस्मान खलीफा बन चुके थे, और ये इस्लाम के विस्तार को लेकर के आ रहे थे। और ये भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण था 644 AD में। भारत पर सबसे पहला अरबों का सफल आक्रमण। अब आप सोचोगे कि यार अरब को आक्रमण हुआ था 712 में, बताया गया हमें तक। हाँ, मैंने कहा ना कि वो देखिए आपको चीज़ें बताई होंगी 712 में, मैं भी बताऊंगा वो 712 वाला आगे चल करके। लेकिन उससे पहले की कहानी क्या हुई थी उसको भी तो जान लीजिए। भाई कोई भी आक्रमण करेगा, अचानक तो आक्रमण करेगा, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है। रीजन क्या होता है ये भी जान लीजिए। उससे पहले कुछ गतिविधियां जरूर हुई होंगी, ये भी आपको जानना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, 644 AD में। और ये स्थल मार्ग से होने वाला आक्रमण था। सभी स्थल मार्ग से होते हैं, एक जल मार्ग से होता है, उसको बताएंगे। इस समय जो नेतृत्व किया था इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन उमर। क्या नाम था, याद रखना। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था, नेतृत्व करता नेतृत्व करता अब्दुल्ला बिन उमर। अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में भारत पर यह दूसरा अरबों का सफल आक्रमण हुआ था, दूसरा अभियान किया था उसी समय। और देखिए इसमें स्थल मार्ग से होने वाला यह आक्रमण था, और यहाँ पर जो जीता गया था, तो देखिए मकरान के पश्चिमी सिंध पर यह आक्रमण किया था, और इसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जो सिंध वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, सिंध के कुछ भाग को इन्होंने कब्जे में ले लिया, और ये भारत पर होने वाला पहला सफल आक्रमण था। ठीक है, पहला सफल आक्रमण, पहला सफल। अब इसके बाद ज्यादातर असफल हो जाएंगे। सफल आक्रमण था ये, दूसरा सफल आक्रमण। अब ये देखिए हुआ क्या था इस समय जब इन्होंने आक्रमण किया, तो इन्होंने मकरान के पश्चिमी वाले, मकरान के सिंध के पश्चिमी वाले हिस्से को इन्होंने कब्जा लिया। जब इन्होंने कब्जा लिया था तो यहाँ पर अरबों ने इसको इसलिए यह कहकर छोड़ दिया कि जब उस समय खलीफा थे, क्या नाम था इनका, उस्मान। उस्मान उस समय खलीफा थे, तो उस्मान से इन्होंने जाकर के वहाँ पर खलीफा से, यानी इस्लाम का जो खलीफा था उस्मान उस समय, इनसे जाकर के इन्होंने ये कह दिया, इनके सैनिकों ने, कि सिंध हमारे रहने योग्य जगह नहीं है। वहाँ खाने की यानी फलों की और पानी की यानी जल की और फल फूलों की कमी है। हमारे रहने योग्य वहाँ जगह नहीं है। हमारे ऊँट वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ का यानी हमारे जीने के लिए वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जल की वहाँ पर कमी है, फूलों की कमी है, फल की कमी है, पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, यह एक पहाड़ी क्षेत्र है एक, ठीक है, रोडिया वाला क्षेत्र है, यानी जीवन जीने के योग्य वो जमीन नहीं है वहाँ की। यह कहकर वहाँ से वो चले गए थे। ठीक है, ना तो पानी है ना जल है। और इन्होंने एक कारण और दिया था कि वहाँ पर बहुत सारी लड़ाकू जातियाँ हैं। ठीक है, लड़ाकू वहाँ पर डाकू हैं, और इतने खतरनाक डाकू है, लड़ाकू वहाँ पर डाकू हैं। ठीक है, और बहुत खतरनाक डाकू हैं, और ये बहुत साहसी हैं, और ये किसी को मारने से थोड़े से भी नहीं चकते हैं। यानी इनको इन्होंने बहुत डरा दिया, और कुछ समय तक भारत पर आक्रमण करने के लिए अरबों ने हिम्मत ही नहीं की। किसने कहा था? ये जो नेतृत्व करता आया था ना अब्दुल्ला बिन उमर ने उस्मान से कहा था जाकर के कि भारत में इतनी लड़ाकू जातियां हैं वहां पर कि हम अब उस पर आक्रमण ना करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद फिर तीसरा अभियान आता 659 AD में। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज समझ में आ गई। चलिए तीसरा तीसरा देखिए, तीसरा आक्रमण हुआ था 659
एडी में। उस समय खलीफा कौन थे? खलीफा जो थे इस्लाम के, ये सब इस्लाम के प्रचार के लिए आ रहे थे। खलीफा कौन थे? अली उस समय खलीफा बन चुके थे, याद रखना, अली। अली जो थे इस समय खलीफा बन गए थे। और देखिए इसका नेतृत्व करता कौन था? अल हरीस। इसका नेतृत्व कौन था? अल हरीस। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था इसका अल हरीस ने, ठीक है। नेतृत्व करता नाम था इसका अल हरीस। अल हरीस के नेतृत्व में हुआ था। अल हरीस मारा गया, यह असफल हो गया था। चौथा, मतलब क्रम से बात कर रहे हैं हम अभी, क्रम से नहीं, मतलब ऐसे चल रहे थे आक्रमण, छोटे छोटे आक्रमण बार बार आते गए, कुल मिलाकर के 15 आक्रमण होते हैं, ठीक है। अगला अभियान, यानी चौथा अभियान मान सकते हो आप इसे, चौथा अभियान, ठीक है, चौथा अभियान। ये सब आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, चौथा अभियान, ठीक है। कब हुआ था? सन की बात करें तो उस समय डेट थी 664 एडी में। कितनी है जी? 664 एडी में। 664 एडी में ये भारत पर फिर से आक्रमण करने के लिए आए। और उस समय आक्रमण का जो नेतृत्व किया था अब्दुल्ला बिन, ठीक है, अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला के नेतृत्व में, ठीक है, सॉरी, अल मुहल्लम के नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था अल मुहल्लम। अल मुहल्लम, अल मुहल्लम के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, सॉरी ये आक्रमण हुआ था और ये मारा गया, ठीक है, ये मारा गया। फिर उस समय बीच में बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है, आक्रमण होते चले गए, और फिर से आते चले गए। बीच बीच में बहुत सारे आक्रमण होते हैं, छोटे मोटे आक्रमण होते हैं, पर लेकिन सभी असफल हो जाते हैं। अब यहाँ तक बातें होती चली गई। ये वो थे प्रारंभिक चरण, अरबों के प्रारंभिक चरण, कि किस प्रकार से उन्होंने, अरबों ने आक्रमण किया था। चौथा अभियान आ चुका था 664 एडी में, जब तक ये चारों खलीफा थे। उसके बाद समय समय पर खलीफा बदलते चले गए। जब खलीफा बदलते चले गए तो परिस्थितियां भी बदलती चली गई, सब अपने अपने हिसाब से इनको मानने लगे, क्योंकि इस्लाम भी दो संप्रदाय में बट गया, एक सुन्नी थे, एक शिया थे। अब सुन्नी अपनी तरफ से चलते थे, शिया अपनी तरफ से चलते थे। तो कुछ समय के लिए आक्रमण रुके, कुछ समय के लिए आक्रमण होते चले गए। अब बात आती है 8वीं शताब्दी की। कब की आती है जी? 8वीं शताब्दी में, ठीक है, शताब्दी शुरू होती है। 8वीं शताब्दी में होता क्या है? 8वीं शताब्दी की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी की। अब होता क्या है, आपके लिए थोड़ा सा मैप की आवश्यकता होगी, मैं मैप बना देता हूं। ठीक है, ये था श्रीलंका, ठीक है। इसे हम उस समय सिंघल बोलते थे, सिंघल, ठीक है। तो सिंघल से एक जहाज जा रहा था, पानी का जहाज जा रहा था भर के, यहाँ से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, और यहीं से आप देखेंगे तो यहाँ से एक तट पड़ता है जिसे मकरान तट कहते हैं, मकरान तट कहते हैं। और यहाँ पे है सिंध, ठीक है, सिंध है। और यहीं पे पड़ता है देवल बंदरगाह। क्या सा है? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह हुआ क्या था उस समय, यहाँ पर एक हिंदू शाही वंश था, और यहाँ से एक बंदरगाह जहाज जा रहा था भर करके, पानी का जहाज जा रहा था, ठीक है, जहाज। यहाँ से जहाज जा रहा था भर करके, कहाँ? अरब के लिए। अरब का जो उस समय खलीफा बन चुका था, नाम था इसका वलीद। तो उस समय इनका जो खलीफा बना था, अगला इस्लाम का जो खलीफा बना था, उसका नाम था वलीद। तो सिंघल के राजा ने वलीद खलीफा और उसके गवर्नर, इराकी गवर्नर था उस समय, उसका नाम था हज्जाज, हज्जाम भी कहते हैं उसे।
हज्जाज इन दोनों के लिए यहाँ से कुछ उपहार भेजे जा रहे थे। उस उपहार में क्या थे? उस उपहार में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी, पितृहीन 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 मुस्लिम युवतियां थीं। मुस्लिम युवतियां यानी ऐसी लड़कियां थीं, मुस्लिम लड़कियां जिनके पिता नहीं थे। तो पितृहीन मुस्लिम युवतियां थीं जो जहाज यहाँ से भर करके जा रहा था। 708 एडी की ये बात है। 708 एडी में जहाज भर करके जा रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना 8वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी। 708 एडी में जहाज सिंगल से लेकर के जा रहा था श्रीलंका से जा रहा था अरब की तरफ। तो जब जहाज जा रहा था तो देवल के बंदरगाह पर जहाज को लूट लिया जाता है, और उस समय देवल बंदरगाह पे जो शासक था उसका नाम था दाहिर। ठीक है, क्या नाम था? दाहिर का उस समय शासन था। जब ये जहाज लूट लिया जाता वहाँ देवल बंदरगाह पर, तो उसके द्वारा यानी खलीफा के द्वारा या इराक के गवर्नर के द्वारा, हज्जाज के द्वारा एक इसके पास संदेशा भेजा जाता है सिंध में कि आपके यहाँ पर हमारा जहाज लूटा गया है, और जिन लुटेरी जनजातियों ने जहाज लूटा है आप उनसे कहिए कि वो लूटा हुआ सामग्री, लूटे हुए माल को हमें वापस कर दे, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपके क्षेत्र में हमारे जहाज की लूटपाट हुई है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको सजा दें। तो दाहिर ने कहा भाई देखिए, ये जो लुटेरी जनजातियाँ ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, ठीक है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने यानी आपका माल लूटा गया है, आप अपने आप ही संभालिए इस चीज़ को लेकर के वो गुस्सा हो जाते हैं। और 708 एडी में 5वां आक्रमण करते हैं, ये जहाज को लूटा जाता है 708 एडी में। दमिश्क के खलीफा बनते हैं, वलीद नाम होता है उनका, ठीक है। और इराकी गवर्नर हज्जाज से श्रीलंका से जहाज भेजा जाता है जिसमें कुछ पितृहीन स्त्रियां होती हैं, और ये जहाज लूट लिया जाता है देवल बंदरगाह पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अभियान भेजा जाता है। तो याद रखना 5वां अभियान जो आता है वो कब आता है? 5वां अभियान वो आता है कब? 708 एडी में, ठीक है। 708 एडी में 5वां अभियान आता है। जो सिंध के पास जहाज लूटा गया था उसमें कुछ लुटेरी जाते जैसे मेड़ थे, ठीक है, मेड़ थे, तनकार थे, कुर्क थे, संगार थी, ये कुछ जातियां थी जो जहाज को लूट लेती हैं। तो 5वां अभियान आता है 708 में जो असफल हो जाता है। फिर 711 में एक अभियान भेजा जाता है अगला, ठीक है। अब इसको आप छठवां अभियान मान सकते हो, ठीक है, छठवां अभियान। वैसे छठवां अभियान नहीं है ये, बहुत से और भी अभियान है, आप इसको मान सकते हो छठवां अभियान, ठीक है। 711 एडी में छठवां अभियान आता है, ठीक है। 711 एडी में छठवां अभियान आता है, और इस अभियान का जो नेतृत्व करता होता है इसका नाम होता है उबैदुल्ला। तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में 7वां अभियान भेजा गया। खलीफा वही होते हैं वलीद, और इराक का गवर्नर होता है हज्जाज, उसी के नेतृत्व में भेजा जाता है। वही बार बार भेजता है इसे, खलीफा बदलते नहीं, खलीफा वही रहते हैं। खलीफा ठीक है, वलीद जो खलीफा है वो भेजते हैं इनको। इराक का गवर्नर जो होता है हज्जाज वो भेजता है। उबैदुल्ला के नेतृत्व में, नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व जो किया था यानी नेतृत्व करता कौन था? ठीक है, मैं सही से लिख देता हूं इसे, नेतृत्व करता उबैदुल्ला। उबैदुल्ला के नेतृत्व में ये अभियान हुआ था, और ये भी मारा गया, पराजित कर दिया था इसे दाहिर ने, मारा गया था ये, ठीक है। चलिए, तो ये अभी छठवां अभियान है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ जुड़िए, आपको चीज़ें आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। अभी 712 पर हम आएंगे। अभी इसके 711 के बाद अभी एक आक्रमण और होगा 711 में, ठीक है। वो समुद्री मार्ग से होगा, अभियान समुद्री मार्ग से होगा, और वो बुंदेल के नेतृत्व में होगा। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।